तो जी आगे चलते हैं, आगे देखते हैं जी। हमारे पास होता है जी क्रेडिट ट्रांसफर। अच्छा, अब क्रेडिट ट्रांसफर क्या होता है? इट इज क्रेडिट ट्रांसफर इज अ फर्दर मेथड ऑफ इंस्ट्रक्टिंग अ बैंक टू मेक अ पेमेंट टू द थर्ड पार्टी। एक इंस्ट्रक्शन होती है, हम बैंक को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई आपने ये थर्ड पार्टी को पेमेंट कर देनी है। इट इज़ यूजली डन बाय कस्टमर फिलिंग आउट अ क्रेडिट ट्रांसफर फॉर्म। अच्छा, इसमें ये होता है कि हम बैंक के पास जाते हैं, हम उसको एक क्रेडिट ट्रांसफर फॉर्म फिल करके देते हैं, ठीक है, इन फेवर ऑफ थर्ड पार्टी के। ये थर्ड पार्टी आएगी, ठीक है। ये क्रेडिट फॉर्म मैं आपको फिल करके दे रहा हूँ, आपने इस बंदे को मेरे अकाउंट से पैसे निकाल के देने हैं, ठीक है। This form is usually attached to the bottom of the bill received by the customer, and when completed, it has been handed over to the bank and the fund are transferred. देखो इसमें क्या होता है कि इसमें मोस्टली ये होता है कि हम ना अपने बिजली या गैस वगैरह के बिल भर रहे होते हैं, ठीक है। अब उसमें ये होता है कि हमने बैंक को इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं कि भाई इतने अमाउंट का बिल आएगा, आपने ये पे कर देना है। अब जब वो बिल आ जाता है, ठीक है, हम उसको बैंक के पास ले जाते हैं, और बैंक क्या करता है? बैंक ट्रांसफर करता है फ्रॉम बैंक अकाउंट टू द पेई बैंक अकाउंट। यानी कि अब अगर हम बिजली का बिल भर रहे हैं तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसे जाने हैं, तो वो क्या करता है? हमारे अकाउंट से पैसे निकाल कर गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बैंकर्स ड्राफ्ट। ये भी एक किस्म का सेम ही होता है, ठीक है। अब बैंकर्स ड्राफ्ट इज अ पेमेंट इंस्ट्रक्शन प्रिपेयर्ड बाय द बैंक एट द रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर। कस्टमर की रिक्वेस्ट पर हम, यानी कि हमारी रिक्वेस्ट पर बैंक के बैंकर्स ड्राफ्ट बनाता है। देखो कभी कभार हम किसी सप्लायर से सामान ले रहे होते हैं ना, ठीक है, तो हम उसको पैसे की जगह ना बैंकर्स ड्राफ्ट दे देते हैं। एक किस्म की बैंक की ना श्योरिटी हो जाती है उसको कि यार बैंक मुझे पैसे दे ही देगा। हम बैंक को जाके बैंकर्स ड्राफ्ट फिल कर देते हैं, ठीक है, कि और उसे बनवा के जाके अगले सप्लायर को दे देते हैं, ठीक है, कि आपने अपने बैंक से जाके पैसे निकलवा लेने। तो बैंकर्स ड्राफ्ट की कुछ इस तरह की फैसिलिटी होती है कि आप बैंक के पास जाते हो, बैंक को कहते हैं मैंने आप एक ड्राफ्ट प्रिपेयर कर दें इतनी अमाउंट का, ठीक है, और वो ड्राफ्ट जाके आप अपने सप्लायर को दे देते हैं, और सप्लायर से सामान ले लेते हैं, और जो सप्लायर होता है वो जाके उस ड्राफ्ट को चेक करवा कैश करवा लेता है, ठीक है। या उसको अपने अकाउंट में भी करवा सकते हैं, ठीक है। इट कैन ओनली बी पेड इनटू द बैंक अकाउंट मेंटेन्ड बाय द पेई नेम्ड इन द ड्राफ्ट, ठीक है। जो ड्राफ्ट पर बैंक अकाउंट लिखा होता है, ठीक है, उसी में पे किया जा सकता है। द बैंक इज यूजली रिक्वायर नोटिस फ्रॉम कस्टमर इफ द बैंकर्स ड्राफ्ट इज रिक्वायर्ड। बैंक को एक आपने पहले थोड़े दिन पहले आपको बताना होता है कि मैं बैंकर्स ड्राफ्ट बनाना चाहता हूँ, तो कुछ दिन पहले आपको बताना पड़ता है। एंड दे विल नॉर्मली चार्ज अ फी ऑफ आर इट्स प्रिपरेशन। और बैंक आपसे उस की प्रिपरेशन पर कुछ चार्जेस ले लेता है। अपॉन प्रिपरेशन ऑफ द ड्राफ्ट द कस्टमर बैंक अकाउंट इज इमीडिएटली चार्ज विद द अमाउंट ऑफ द ड्राफ्ट प्लस एनी चार्जेस ऑफ द फी एप्लीकेबल। देखो जब भी ड्राफ्ट बनाया जाता है ना, तो उसी टाइम कस्टमर, यानी कि जो आप होते हैं ना, ठीक है, मैं कब बैंक के पास गया, मैंने इसका मैंने बैंक का ड्राफ्ट बनाना है, तो वो क्या करेगा? उसी टाइम फौरन मेरे अकाउंट से पैसे काट लेगा, और उसका अपना कमीशन भी ले लेगा उसको बनाने का, ठीक है, और ड्राफ्ट बना के दे देगा। एंड देन मैं जाऊंगा अपने सप्लायर के पास और उसको जाके वो पैसे ड्राफ्ट दे दूंगा, ठीक है, और वो ड्राफ्ट देन अगेन जाके बैंक से जाके कैश करवा देगा, ठीक है। उसमें मोस्टली ये होता है कि आपके सप्लायर को आप पर एतमाद नहीं है, ठीक है, सीधी सी बात है। आप उसे उधार मांगना चाहते हो, वो कहता है भाई उधार नहीं है, ठीक है, जाके मुझे तेरे पे इतना ही एतमाद नहीं है, जाके अपने बैंक से ड्राफ्ट बनवा के ला, ठीक है। सो ये उन केसेस में होता है। अच्छा, डायरेक्ट पेमेंट तो वही है जी, आपने जाके डायरेक्टली पेमेंट कर दिया। आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है, एक बार तो रीड कर लीजिएगा। अच्छा, जो भी चीज़ मैं कहूँ ना कि यार बस ये रीड कर ले, उसको बस देख लेना एक बार, उसमें कोई चीज़ ऐसी इंपॉर्टेंट नहीं होगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं खुद ही पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, प्रिपेयरिंग अ चेक प्रायर टू द डिस्पैच। देखो जब हम चेक डिस्पैच करते हैं, तो उसके लिए हमें पहले क्या करना चाहिए? द चेक मस्ट बी करेक्टली डेटेड विद टुडे डेट। उस पर डेट होनी चाहिए। द पोस्ट डेटेड चेक इज नॉट स्ट्रिक्टली वैलिड। देखो पोस्ट डेटेड चेक का क्या मतलब होता है? देखो चेक जो होते हैं ना, वो सिर्फ 6 मंथ तक, 6 मंथ्स तक वैलिड होते हैं। उसके बाद 6 मंथ्स और 1 डे भी हो जाए तो वो इनवैलिड हो जाता है चेक, ठीक है। तो वही कह रहा है कि पोस्ट डेटेड पुराने चेक्स नहीं होने चाहिए। इक्वली अ चेक इज डेटेड मोर देन 6 मंथ प्रेयरली विल बी रिगार्डेड स्टेट बैंक, ठीक है, वही बात कि वो वैलिड नहीं होगा। द चेक शुड बी मेड आउट करेक्ट पे, करेक्ट बंदे का नाम होना चाहिए, ठीक है। दिस मीन्स दैट इट शुड बी मेड आउट ऑफ फुल बिजनेस नेम ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन पेड। यानी कि जो चेक पर आपने नाम लिखा है, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप पे कर रहे हो या बंदा जिसको आप पे कर रहे हो उसका फुल नाम लिखना चाहिए आपको। व्हेन अ चेक इज ड्रॉन अप, जब चेक ड्रॉ किया जाता है, नॉट ओनली मस्ट इट बी करेक्ट अमाउंट, कि उस पर सिर्फ करेक्ट अमाउंट नहीं लिखी होनी चाहिए, वर्ड में करेक्ट अमाउंट, बट द मॉनिटरी वैल्यू इन नंबर एग्री विद द अमाउंट स्टेटेड इन द वर्ड। देखो आपको पता है ना, आप जब बैंक में जाते हो कैश करवाने, चेक से पैसे निकलवाने जाते हो, दो जगह पर आप अमाउंट लिखते हो। एक तो चेक की राइट साइड पर एक बॉक्स में कि 10,000 रुपीज़ में निकलवाने लगा हूँ, ठीक है। दूसरा आपको एक साइड पे इन वर्ड्स में भी लिखना पड़ता है 10,000 ओनली, ठीक है।
तो वही बात कर रहा है कि आपकी सिर्फ ये ना हो कि 10,000 आपने वहां पर करेक्ट लिखा है, वहां पे आप 11,000 10,500 लिख के बैठे हो, तो आपकी दोनों अमाउंट सेम होनी चाहिए। द इफ द चेक पेमेंट इज फॉर सिंगल इनवाइस, देखो चेक, एक चेक जो होता है ना वो सिंगल के लिए भी हो सकता है, एक इनवाइस के लिए भी हो सकता है, या मल्टीपल इनवाइसेस के लिए भी हो सकता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। इफ अ चेक इज पेमेंट फॉर अ सिंगल इनवाइस चेक रिक्वेजिशन इज देन द स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा सीधा काम है, आपने जाके अमाउंट और नाम, बंदे का नाम लिख देना है और चेक पेमेंट हो जाएगी। बट हाउएवर इफ द पेमेंट इज फॉर द नंबर ऑफ इनवाइसेस and possibly credit note as well, and then these must be correctly total in order arrive at the correct amount of the check। देखो, जब आप किसी मोस्टली ज़्यादातर ज़्यादा पेमेंट्स, ज़्यादा इन्वॉइसेस के लिए पेमेंट कर रहे हो, तो आप आपकी मतलब फ़र्ज़ करो आपके महीने में कुछ इन्वॉइसेस हैं, ठीक है, 10-12 इन्वॉइसेस, आप 5-6 इन्वॉइसेस के लिए उसमें एक क्रेडिट नोट भी है, ठीक है, यानी कि आपने उस बंदे से पैसे वापस लेने हैं, ठीक है, तो आप ये सारा कुछ लिख के भेज देते हो बैंक में चेक, और उस चेक से वो फिर बैंक आपकी डिडक्शन कर देता है। मैं आपको दिखाता हूँ एक थोड़ा सा इसका ओवरव्यू भी। देखो, इसमें ना उसने कहा ये आपकी डेटें हैं, ठीक है, ये आपके इन्वॉइसेस नंबर है, और इनमें एक क्रेडिट नोट है, एंड दे ये उनके अमाउंट है। अब आप क्या करोगे, आपने 13, 18, 20 और 23 का चेक देना है। 13 को 382 110 102 एंड 449, ये चार पेमेंट्स करनी है, लेकिन इसमें एक क्रेडिट नोट है, ठीक है, क्रेडिट नोट सप्लायर की तरफ से आता है ना, तो क्रेडिट नोट अगर हो तो इसका मतलब होता है कि हमने वो पैसे सप्लायर को नहीं देने, सप्लायर ने हमारी इनवॉइस एडजस्ट की होती है, ठीक है। तो ये उसने किया है, ये अमाउंट ली, ये अमाउंट ली, इसमें से ये डिडक्ट कर दी और 449 के लेके टोटल 843 का उसने आपको चेक बना दिया है, ठीक है। तो ये मल्टीपल इनवॉइसेस के लिए इस तरह चेक बनता है। अच्छा, अब वेन द चेक हैज़ बीन रिटर्न, जब चेक लिखा जाता है, इट विल बी रिमूव फ्रॉम द चेक बुक, उस चेक, उसको हम चेक बुक में से फाड़ लेते हैं, साइंड बाय द ऑथोराइजर सिग्नेचरी, जिस बंदे का बैंक अकाउंट है वो साइन करता है, एंड देन सेंड टू द पे, और जिस बंदे को हम पेमेंट कर रहे हैं उसको भिजवा दिया जाता है, इन ऑर्डर टू कीप रिकॉर्ड ऑफ द अमाउंट ऑफ द चेक पेमेंट ऑफ द काउंटर फॉइल ऑफ द चेक शुड बी कंप्लीटेड। देखो काउंटर फॉइल क्या होती है, जब भी आपने, अगर आपने चेक बुक देखी है, तो जब भी आप चेक बुक से चेक फाड़ते हो तो उसके साथ एक छोटी सी पर्ची अटैच रह जाती है, ठीक है, उसको कहते हैं काउंटर फॉइल। अब उस काउंटर फॉइल का क्या मकसद होता है कि आप अपनी याददाश्त के लिए लिखते हो कि हाँ ये पैसे मैंने किस, ये जो चेक मैंने फाड़ा है इस पेज में से, तो ये चेक मैंने किस काम के लिए दिया है। तो उस काउंटर फॉइल में क्या क्या इंक्लूड होता है, ठीक है, काउंटर फॉइल इंक्लूड द डेट ऑफ द चेक, डेट होती है, पे ऑफ द चेक, किस बंदे को पे किया, द अमाउंट ऑफ द चेक, कितनी अमाउंट पे की है, एंड द अमाउंट ऑफ एनी कैश डिस्काउंट टेकन, ठीक है, या कोई आपने डिस्काउंट की अमाउंट ली है, तो इस तरह की एक छोटी सी एक पर्ची आपके पास वहां पे रह जाती है, ठीक है। तो चेक के साथ अगर अगर आपने कभी चेक लिखा है या किसी को लिखते देखा है बड़ों को, तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि उसके साथ एक छोटी सी रसीद रह जाती है, उस रसीद पे आप अपनी याददाश्त के लिए लिख लेते हो कि मैंने ये किस बंदे को कितनी पेमेंट की थी, ठीक है, किस डेट पर। अच्छा, डेजिग्नेटेड सिग्नेचरी, देखो बड़े बड़े बिजनेस में ना हर काम अब ऑनर नहीं करेगा, ठीक है, अब उसके लिए ना आप डेजिग्नेशन दे देते हो, आप अगले बंदे को ना, बैंक को बता देते हो कि भाई ना, मैं अगर इतनी अमाउंट का चेक होगा तो ये बंदा ले आएगा, अगर इतनी अमाउंट का चेक होगा तो इस बंदे के साइन होने चाहिए, अगर इससे ज़्यादा का होगा तो इस बंदे के साइन होने चाहिए, ठीक है। तो ये होती है डेजिग्नेटेड सिग्नेचरी। द इंडिविजुअल हु साइन द चेक इज इफेक्टिवली द लास्ट पर्सन टू, फाइनल पर्सन टू ऑथोराइज द एक्सपेंस एंड पेमेंट। देखो जो बंदा साइन कर देता है ना, वो एक लास्ट पर्सन होता है, बट डेजिग्नेटेड सिग्नेचरी में ये होता है कि जब भी सिर्फ वो बंदा, यानी कि जिसको आपने डेजिग्नेटेड की हुई है अपनी साइनिंग अथॉरिटी, कि मैं इसको डेजिग्नेट कर रहा हूँ कि ये मेरी जगह पे साइन करेगा तो पेमेंट होगी। तो डेजिग्नेटेड, वैसे तो नॉर्मल ये होता है कि जिस बंदे का चेक है उसने साइन कर दिया वो अथोराइज हो जाता है, लेकिन डेजिग्नेटेड में ये होता है कि जब तक वो बंदा साइन नहीं करेगा जिसको आपने अथॉरिटी दी हुई है चेक की, ठीक है, तब तक आपका चेक नहीं निकल सकता। जैसे फर्ज करो, मैंने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर ये एक एग्जाम्पल लिखी हुई है, इसमें लिखा हुआ है जी अमाउंट अप टू 5,000, अगर 5,000 तक अमाउंट होगी तो एक डायरेक्टर साइन करेगा, ठीक है, 5,000 से लेकर 10,000 तक साइन होगी तो दो डायरेक्टर साइन करेंगे तब चेक निकलेगा, 10,000 से 20,000 तक साइन हो गए तो वन डायरेक्टर प्लस वन फाइनेंस डायरेक्टर, एक फाइनेंस डायरेक्टर के भी साइन होने चाहिए। अगर उससे 20,000 की होगी तो मैनेजिंग डायरेक्टर या सीएफओ के प्लस फाइनेंस डायरेक्टर के साइन होंगे, ठीक है। तो इस तरह की होती है डेजिग्नेटिव सिग्नेचरी, कि आपने किसी बंदे को अपनी साइनिंग अथॉरिटी असाइन कर दी होती है कि अब आप मेरी जगह पे चेक लिख सकते हो, ठीक है। सो नीचे भी ये इसने ये बात लिखी हुई है। अच्छा, देन आगे आते हैं जी, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, वैसे ये बातें नॉर्मल है पर हम इसको एक बार रीड कर लेते हैं। क्रेडिट कार्ड आर अवेलेबल इन मोस्ट कंट्रीज मे बी इन नेम ऑफ वीज़ा एंड मास्टर कार्ड। वीज़ा आपने देखा होगा, क्रेडिट कार्ड अगर आपने कभी लिया है तो उस पर या तो आपको वीज़ा कार्ड मिलता है या मास्टर कार्ड मिलता है, उसकी लिमिट्स का डिफरेंस होता है, ठीक है। द क्रेडिट कार्ड मे बी यूज टू परचेज गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट, हम उधार पर खरीद सकते हैं उसमें से, अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे भी नहीं है तो, ठीक है। द कस्टमर रिसीव मंथली स्टेटमेंट डिटेलिंग द परचेज मेड एंड द अमाउंट ड्यू। देखो, मंथ के एंड पर ना कस्टमर को आपको आपको मेल रिसीव हो जाती है, आपने ये अगले 2-3 दिन के अंदर अंदर ना आपने ये पेमेंट करनी है।
if the full amount is due paid off within a specific time scale, then no interest will be charged। देखो अगर बैंक ने आपको क्रेडिट कार्ड दिया है और उसने आपको जब मंथ के एंड पे स्टेटमेंट भेजी तो उसने कहा भाई आपने ना ये 2 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करनी है, अगर तो आप उसकी पेमेंट सारी की सारी कर देते हो, ठीक है, तो फिर तो कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। हाउ एवर, इफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट लेफ्ट ऑन द कार्ड, देन इंटरेस्ट विल बी चार्ज बाय द क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर ऑन दिस आइटम, ठीक है। देन फिर अगर आपने उस पर फुल पेमेंट नहीं की, ठीक है, जो पेमेंट बच गई है उस पेमेंट पर आपको इंटरेस्ट चार्ज होता है। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, आप उससे चीज़ें उधार पर खरीद सकते हो, मंथ के एंड पर आपको स्टेटमेंट मिलती है, उस स्टेटमेंट से आप क्या करते हो, आपने सारी अमाउंट पे कर दी तो कोई इंटरेस्ट नहीं, अगर कोई अमाउंट रह गई, ठीक है, तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज होता है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी उसने शेप बना के दी हुई है, आपको पता ही होगा कार्ड कैसा होता है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड सेम ही होता है तकरीबन। अच्छा, वो कहता है की पॉइंट्स इन फ्रंट ऑफ कार्ड पे क्या लिखा होता है, द इशूइंग कंपनी ऑफ द कार्ड, बैंक का नाम लिखा होता है जिस बैंक ने किया हो, अमेरिकन एक्सप्रेस या इतना बड़ा तो। अच्छा चलो छोड़ो। अच्छा, द कार्ड हैज़ एन इंडिविजुअल नंबर यूनिक दैट टू दैट कोड, ठीक है। कार्ड का अपना एक यूनिक नंबर होता है, आपने देखा होगा हर कार्ड पे एक यूनिक नंबर लिखा होता है, तकरीबन 12 डिजिट का, ठीक है, मुख्तलिफ भी हो सकता है। द कार्ड विल बी शो द डेट फ्रॉम विच इट हैज़ बीन इशूड, वैलिड फॉर, उस पर डेट लिखी होती है कि कब से वैलिड है और कब तक वैलिड है, एक्सपायरी डेट, लेकिन हमारे यहाँ पर हमने आपने अक्सर देखा होगा सिर्फ एक्सपायरी डेट ही लिखी होती है ज़्यादातर, ठीक है। द कार्ड इज़ नॉट वैलिड आउटसाइड द 2 डेज, इन 2 डेट्स के दरमियान बाहर अगर कार्ड जाएगा तो वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। द नेम ऑफ द कार्ड होल्डर, कार्ड होल्डर का नेम होता है, तो बेसिक चीज़ें वही जो आपने आज से पहले कभी देखी होंगी या देख पढ़ रखी हैं, सुन रखी हैं। अच्छा, उसकी बैक साइड पे वो क्या लिखा होता है, ठीक है, एक ब्लैक मैजिक तरह की एक चिप लगी होती है, ठीक है, उस पे सीवीसी नंबर हमारे यहाँ पे जैसे होता है वो लिखा होता है, बाहर साइन भी हो सकते हैं या कोई एडिशनल फोटोग्राफ ऑफ द अकाउंट होल्डर या कोई ऐसी कोई इमेज लगाई हो सकती है, ठीक है। हमारे यहाँ पे ज़्यादातर सीवीसी नंबर होता है एज अ सिक्योरिटी, ठीक है। अच्छा, देन डेबिट कार्ड, अ डेबिट कार्ड इज अ मेथड ऑफ मेकिंग पेमेंट स्ट्रेट फ्रॉम इंडिविजुअल बैंक अकाउंट विदाउट राइटिंग अ चेक। डेबिट कार्ड का क्या मकसद होता है कि आप किसी बंदे के अकाउंट में पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, विदाउट राइटिंग अ चेक, आपको चेक लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जाके आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर देते हो, ठीक है। डेबिट कार्ड से आपने पेमेंट कर दी है, अब आपको चेक की जरूरत नहीं है, आप कहीं भी आप एटीएम से जाके पैसे निकलवाते हो, आप डेबिट कार्ड से निकलवा लेते हो, ठीक है। आप किसी ईपी EFTPS, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एट पॉइंट ऑफ सेल, यानी कि जब आप शॉपिंग मॉल्स में जाते हो तो आपको, या आप कभी पेट्रोल स्टेशन पे गए हो तो वहाँ पे आप वो मशीनें लेके खड़े होते हैं मुख्तलिफ बैंकों की, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एट पॉइंट ऑफ सेल, के सेल के पॉइंट पर आप उसी टाइम फंड ट्रांसफर हो जाते हैं, आप अपना डेबिट कार्ड देते हो। देखो क्रेडिट कार्ड में तो आपके पास फैसिलिटी थी कि आप उसमें उधार ले सकते हो, ठीक है, लेकिन डेबिट कार्ड में आपके पास ऐसी फैसिलिटी नहीं होती, आपके अकाउंट में जितने पैसे पड़े हैं, ठीक है, सिर्फ आप वही ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है, जितनी अमाउंट होती है वो उसी टाइम आपके अकाउंट से कट जाती है और आगे ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। देन नेक्स्ट, क्रेडिट कार्ड एंड चार्ज कार्ड। अच्छा, अब क्रेडिट कार्ड और चार्ज कार्ड क्या है, इट इज वर्थ ब्रीफली डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रेडिट कार्ड एंड चार्ज कार्ड, दोनों में बड़ा डिफरेंस है। देखो क्रेडिट कार्ड हमने पढ़ा क्रेडिट कार्ड हमने पढ़ा कि आर असाइन टू द होल्डर हु वेदर टू पे ऑफ ओनली सम ऑफ द आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईच मंथ। देखो क्रेडिट कार्ड में हमने पढ़ा कि आपको जो बैलेंस, जो मंथ के एंड पर ना आपको एक स्टेटमेंट मिलती है और आपने उस बैलेंस को पे कर देना होता है, लेकिन उसमें एक आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसकी फुल पेमेंट भी कर सकते हो, हाफ पेमेंट भी कर सकते हो। फुल पेमेंट कर दोगे तो कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, हाफ पेमेंट या थोड़ी कम अमाउंट पेमेंट करोगे तो जितनी अमाउंट रह जाएगी उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। अगली लाइन में ये लिखा है, इफ द बैलेंस रिमेन एट द एंड ऑफ द मंथ द होल्डर विल बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन द आउटस्टैंडिंग अमाउंट, ठीक है। क्रेडिट कार्ड तो ये होता है। अब चार्ज कार्ड क्या होता है, a charge card however differ in respect as the balance must be cleared in full at the end of each month। देखो चार्ज कार्ड में ना, क्रेडिट कार्ड में तो आपको फैसिलिटी है कि आप आधी पेमेंट भी कर सकते हो, थोड़ी पेमेंट भी कर सकते हो, सारी या ना आप क्या कहते हैं सारी भी ना करो तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज होता रहता है। लेकिन क्रेडिट चार्ज कार्ड ये होता है कि आपको हमेशा पूरे के पूरे पैसे वापस करने पड़ते हैं एट द एंड ऑफ ईच मंथ। पॉपुलर एग्जांपल ऑफ चार्ज कार्ड इज अमेरिकन एक्सप्रेस एंड डिनर क्लब, ये कुछ बाहर के अकाउंट्स हैं, ठीक है, उनकी एग्जांपल्स दी हुई हैं कि ये उनके चार्ज कार्ड होते हैं, ठीक है, और आपको उस पर फुल पेमेंट एट द एंड ऑफ द मंथ करनी होती है, ठीक है। अच्छा, काउंटलेस पेमेंट, ये वही चीज़ें आपने NFTs पढ़े होंगे, ठीक है, आपके कार्ड के ऊपर कुछ अर्सा पहले हमारे यहाँ पे स्टार्ट हुआ था NFT पेमेंट का, कि आप एटीएम मशीन में NFT क्या कहते हैं अपना कार्ड नहीं डालते, अब भी कुछ बैंकों में चलता है NFT, बट मोस्ट ऑफ द बंद कर दिया गया था किसी वजह से। सो ये NFT यही है कि आपको बैंक जाना नहीं पड़ता, आप अपने या तो अकाउंट से ट्रांसफर कर लेते हो, या आप अगर एटीएम पे जाते हो, ठीक है, तो आप सिर्फ अपना कार्ड एटीएम पर लगाते हो, आपको कार्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ती, आप एटीएम पे कार्ड लगाओ और आपके अकाउंट एक्टिवेट जाते हैं और वहां से आप पैसे निकलवा लेते हो, ठीक है। तो ये बस फजूल चीज़ है, रहने दो, छोड़ो इसको, बस एक बार देख लेना। अच्छा देन ऑटोमेटेड,
अच्छा, ऑटोमेटेड बैंक पेमेंट। अच्छा, बैंक पेमेंट क्या है जी? ऑटोमेटिक बैंक पेमेंट, देखो हमारे यहाँ पे जैसे आपने पढ़ा होगा ना, इंटर बैंक फंड ट्रांसफर, जब आप अपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करते हो, ठीक है, आप अपनी एप्लीकेशन ऑन करते हो, आप अगर किसी अदर बैंक में ट्रांसफर करते हो तो उस पर लिखा आता है IBFT, ठीक है, इंटर बैंक फंड ट्रांसफर। इसी तरह यूके में होता है बैक सिस्टम, ठीक है, सेम नाम उसको बस बैक दिया है, हमारे IBFT होता है। इसमें भी सेम वही चीज़ें होती हैं कि आप किसी अपने बैंक अकाउंट में से आप डायरेक्टली अपनी एप्लीकेशन ओपन करते हो, वहां से आप पैसे ट्रांसफर कर देते हो, ठीक है। इस बैक सिस्टम यूज फॉर किस चीज़ के लिए यूज हो सकता है? डायरेक्ट डेबिट, कि आपने किसी बंदे को पैसे देने हैं, ठीक है, और अभी आपको पता नहीं है, डायरेक्ट डेबिट हमने पढ़ लिया है, ठीक है, BRS में भी ऊपर भी अभी हम पढ़ के हैं। डायरेक्ट डेबिट क्या है जी? कि आपको किसी बंदे के पैसे देने हैं, ठीक है, आपको अमाउंट पता है, ठीक है, अमाउंट फिक्स भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है किसी केसेस में, लेकिन मोस्टली अमाउंट फिक्स होती है, और लेकिन टाइमिंग वेरिएबल होती है, ठीक है। उसके बाद स्टैंडिंग ऑर्डर की पेमेंट के लिए भी हो सकता है। स्टैंडिंग ऑर्डर क्या है जी? आपकी अमाउंट फिक्स है, टाइम फिक्स है, आपने हमेशा हर महीने हर मंथ के एंड पे या वीकेंड पे आपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया कि आपने उसको पैसे कर देने हैं, ठीक है। टू मेक सैलरी पेमेंट, की सैलरी पेमेंट के लिए भी बैक सिस्टम, और टू मेक पेमेंट रेगुलर सप्लायर, किसी रेगुलर सप्लायर को पेमेंट करने के लिए भी आप बैक सिस्टम यूज कर सकते हो, ठीक है। इट इज पॉसिबल टू इंस्ट्रक्ट टू मेक बैक पेमेंट यूजिंग अ पेपर इंस्ट्रक्शन। अच्छा, बैक पेमेंट हम मोस्टली तो इसको ये इसीलिए यूज करते हैं कि आप अपने बैंक अकाउंट से डायरेक्टली ट्रांसफर कर लो, लेकिन कभी कभार होता है कि आप अपने बैंक में जाते हो, आप वहां से जाके पेपर पेपर पर जैसे आप एक किस्म की डिपॉजिट स्लिप होती है ना, आप वही आप एक बैक स्लिप होती है बाहर, ठीक है, आप वो लेते हो, उसको फिल कर देते हो, और अगले बंदे का अकाउंट नंबर और सारी डिटेल्स उस पर लिख देते हो, तो आप अपने अकाउंट से उस बंदे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवा सकते हो एज अ पेपर, ठीक है। इसके लिए आपको बैंक फिजिकली जाना पड़ता है। सो आगे इसने ये कुछ बना के दिखाया हुआ है कि बैंक का है किस तरह का कार्ड। अच्छा, देन आगे चलते हैं जी, अनयूजुअल फीचर ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट मीडिया एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये कुछ उसके ड्रॉबैक्स बता रहा है। अच्छा, a check might be incorrectly completed by the customer when the payment by check are received through the post. The account section should make sure the check has been correctly prepared. देखो कभी कभार ऐसा होता है कि कस्टमर ना हमें गलत पेमेंट के लिए चेक बना के देता है, या उस पर गलत अमाउंट लिखी होती है, हालांकि हमने उससे अमाउंट 10,000 की लेनी है, उसने 8,500 9,500 की पेमेंट बना के भेज दी है। अब होता ये है कि कस्टमर ने हमें ज़्यादातर मेल्स के जरिए चेक आते हैं, ठीक है, तो मेल आते आते आपको 2 दिन 3 दिन 4 दिन का टाइम लगता है, तो कस्टमर को श्योर करना चाहिए कि वो जब भी अपना चेक प्रिपेयर करे तो उसमें हर चीज़ करेक्ट लिखनी चाहिए, ताकि वेस्ट ऑफ टाइम बच जाए, ठीक है, और आपकी सप्लायर गुडविल भी बचे। अच्छा, देन नेक्स्ट है जी, आउट ऑफ डेट चेक। आउट ऑफ डेट चेक, वही हमने कहा कि चेक्स अ चेक इज मोर देन 6 मंथ आउट ऑफ डेट विल बी नॉट प्रोसीड बाय द बैंक। क्या आपका चेक हमेशा 6 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए? चेक 6 मंथ तक वैलिड होता है, 6 मंथ से ज्यादा का जितने भी चेक होंगे वो सारे इनवैलिड होंगे, ठीक है, चाहे वो एक दिन भी ऊपर हो गया। तो इसको कहते हैं ये आउटडेटेड चेक नहीं होना चाहिए। चेक जब भी आप अपने सप्लायर को चेक दें तो आप चेक करें कि आपका चेक आउटडेटेड ना हो, आपने गलत डेट ना लिख दी हो, ठीक है। क्रेडिट लिमिट एक्सीड, क्रेडिट कार्ड लिमिट एक्सीड। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि आप जब पेमेंट करते हो, आप क्रेडिट कार्ड की लिमिट एक्सीड करना चाहते हो, लेकिन हो नहीं सकती क्योंकि बैंक ने आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया कि आप 10,000 की अमाउंट से ज़्यादा नहीं निकलवा सकते, ठीक है। तो अगर आप 11,000 11,500 10,500 भी करने की कोशिश करेंगे तो वो कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपको इंश्योर करना है कि आप अभी अपनी कभी भी क्रेडिट लिमिट एक्सीड ना करो, ठीक है। अच्छा सो अच्छा, पेमेंट डिसएग्री विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। पेमेंट आपकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से डिसएग्री करिए। कभी कभार ऐसा होता है कि आप बैंक को इंस्ट्रक्शन देते हो कि भाई मैंने एक बंदे इस बंदे को पेमेंट करनी है, ठीक है, ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, ये इनवॉइस आपके पास आएगी, आपने इतनी अमाउंट की पेमेंट कर देनी है। अब होता ही है कि आप इनवॉइस अलग अमाउंट की भेजती हो और साइड साथ में लिख के भेज देते हो कि इतने पैसे भेज देना। फर्ज करो इनवॉइस आपने लिख दी जी, इनवॉइस आपके साथ अटैच किया जी कि 10,000 की इनवॉइस है, ठीक है, और आप दूसरी साइड पे पेपर की बैक पे लिख रहे हो कि आप इसको ना 9,500 ट्रांसफर कर दो, तो ये गलत बात है, ठीक है। तो पेमेंट डिसएग्री विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, आपके डॉक्यूमेंट से पेमेंट डिसएग्री कर रही है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। कस्टमर माइट पे एन इनवॉइस बट सेंड द पेमेंट विद द रॉन्ग अमाउंट भेज देता है, ठीक है। कस्टमर माइट क्लेम द सेटलमेंट डिस्काउंट बट द कैलकुलेटेड डिस्काउंट इज इनकरेक्टली सो पे द रॉन्ग अमाउंट फॉर। अच्छा, आपको इनवॉइस आती है, ठीक है, इनवॉइस पे लिखा हुआ है कि 90 का आपको सेटलमेंट डिस्काउंट होगा, तो आपने जो पैसे भेजे हैं पेमेंट के लिए, आपने साइड पे लिख दिया कि इसको ना 95 का डिस्काउंट मुझे मिला है, तो आप 95 के हिसाब से भेज दो, तो आपकी पेमेंट डिसएग्री कर रही है आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब ऐसा अगर हो भी जाए, इट वुड बी अ बैड प्रैक्टिस, ये गलत बात होगी। अगर ऐसा कोई सीन हो भी जाता है ना, तो ये बैड प्रैक्टिस ऑफ बिजनेस होगी, बिजनेस के लिए ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कि हम क्या करें जी, सेंड द इनकरेक्ट अमाउंट बैक एंड आस्क फॉर द करेक्ट पेमेंट। ये बिजनेस के लिए बैड प्रैक्टिस है कि अगर ऐसा कोई सीन हो भी गया है, अगर आप उससे गलती से अगले बंदे से हो भी गया है, तो आप ऐसा नहीं करो कि आप उसको वो पैसे वापस कर दो, ठीक है, और कहो जी आप मुझे पूरे पैसे वापस भेजो दोबारा,
ठीक है, तो ये गलत बात है। आप क्या करो, होल्ड ऑन द पेमेंट रिसीव्ड विदाउट बैंकिंग इट अंटिल इट एरर इज करेक्टेड। या आप उस पैसे पे रोज जमा के बैठ जाओ कि भाई ये पैसे ठीक है मेरे पास आ गए हैं, अब जाके बाकी पैसे लेके आओगे तो इसको ट्रांसफर करूंगा, नहीं तो नहीं करता। ठीक है, तो ये भी गलत बात है। अब इसके लिए होना क्या चाहिए, आप सबसे पहले तो बिजनेस को खुद देखना चाहिए कि ऐसी कोई गलती हो ना, ठीक है, और ये नॉर्मली होता भी नहीं है, ये कभी कभार वन टाइम इन थाउजेंड, ठीक है, होता है। सो बट अगर ऐसा हो भी तो हमें इस चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। जितने पैसे आ गए हम रख लें और अगले बंदे को इंस्ट्रक्ट कर दें कि भाई ये हमारे पास जो पैसे हैं ये इस अमाउंट के लिए गलत आए हैं, तो आप इसको ज़्यादा रिव्यू करें और मुझे पैसे वापस दूसरे जो बाकी पैसे रहते हैं वो भी भेज दें, ठीक है। अच्छा ला, और काइंडली यू हैव आस्क्ड टू चेक मनी फॉर द रजिस्टर, ठीक है, आपको अपने चेक रजिस्टर मनी पैसे को अपने चेक रजिस्टर के साथ भी देखना चाहिए। हमने ये बीआरएस में भी किया था कि हम अपने कैश बुक को बैंक स्टेटमेंट के साथ वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होना चाहिए जी, कैरी आउट द चेक अगेंस्ट, हम चेक करें, ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मनी दैट हिम सी मिसिंग, हम कैलकुलेट करें और अगर हमें अमाउंट वहाँ पे कोई मिसिंग मिलती है तो हम उसको देखेंगे एंड इन्फॉर्म द सुपरवाइजर, और सुपरवाइजर को इन्फॉर्म कर देंगे भाई ये पैसे गायब हैं, ठीक है। अच्छा, रीइंबर्समेंट ऑफ एम्प्लॉय, रीइंबर्समेंट एक्सपेंसेस ऑफ द एम्प्लॉय, अब इसमें भी कुछ गलतियां हो जाती हैं। हमने ये अपना पेटी कैश में पढ़ा था, ठीक है। तो देखते हैं ये रीइंबर्समेंट ऑफ एम्प्लॉय एक्सपेंसेस में क्या आती है हमारे पास। प्रॉब्लम्स आर आल्सो अराइज इन रिलेशन टू क्लेम ऑफ एम्प्लॉय रीइंबर्समेंट ऑफ द एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस रीक्लेम करते हुए कुछ प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। द क्लेम फॉर द पेमेंट नॉट हैव बीन ऑथोराइज इन एडवांस, देखो एडवांस में आपने पेमेंट ऑथोराइज नहीं की। पेटी कैश की जब आप पेमेंट करने जा रहे हो, आपने अपने मैनेजर से नहीं पूछा, किसी से नहीं पूछा, जाके पेमेंट करके आ गए हो। अब इसमें होगा क्या जी, फॉर एग्जांपल एन एम्प्लॉय हैव बॉट द स्टेशनरी फॉर द ऑफिस, ऑफिस के लिए उसने कुछ खरीदें खरीदी एंड नाउ सीकिंग फॉर रीइंबर्समेंट, अब वो कह रहा है भाई मुझे पैसे दे दो, ठीक है, अकाउंटेंट के पास आया। अब जब विदाउट हैविंग द फॉर्मल सॉर्ट ऑथराइजेशन, और उसने अपने मैनेजर से कोई बात नहीं की, ठीक है, उससे पहले जब वो लेने गया है वो खुद ही गया है, मुंह उठा के जाके सामान ले आया है और अब उठा के आगे कह रहा है जी मुझे पैसे दे दो, तो ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। हाँ, मतलब ऑर्गेनाइजेशन अगर उस पर ट्रस्ट करती है तो फिर तो हो सकता है, बट नॉर्मल प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता, आपको नहीं करना चाहिए ऐसा। देयर में इज इनसुफिशियंट स्पोर्टिंग एविडेंस, ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि स्पोर्टिंग एविडेंस ही नहीं होता। फॉर एग्जांपल द एम्प्लॉय मे हैव क्लेमिंग द रीइंबर्समेंट फॉर ट्रेन फेयर, वो किसी ट्रेन फेयर के लिए आपसे रीइंबर्स कर रहे हैं, इनकर्ड फॉर अटेंडिंग द ट्रेनिंग कोर्स, को ट्रेनिंग कोर्स के लिए वो गया था, बट दे हैव फेल्ड टू प्रोड्यूस अ रिसीट, अब वो रिसीट उसको ट्रेन में मिली, उसने फाड़ के फेंक दी। अब वापस आके वो कह रहा है कि भाई मुझे पैसे दे दो, अब उसके पास स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट ही नहीं है, ठीक है, तो आप उसको पेमेंट कैसे दोगे, ठीक है, तो ये भी मसला आ जाता है। आप एम्प्लॉय को चाहिए वो अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, अगर उसने कुछ रीइंवेस्टमेंट करवानी है तो संभाल के रखे उस चीज़ को, ठीक है। द क्लेम एक्सीड द एम्प्लॉय ऑथराइज लिमिट, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एन एम्प्लॉय में हैव बीन रिक्वायर्ड टू वर्क अवे was told to spend more than $20 पर नाइट। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि एम्प्लॉय ने जो अब पेमेंट लेके आया, अब उसके पास प्रूफ भी है, हर चीज़ है, लेकिन वो ना अपनी लिमिट ऑथराइज एक्सीड कर रहा है। जैसे हमने एम्प्लॉय को कह दिया कि आप $20 पर नाइट डिनर से ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। एम्प्लॉय गया, अब वो आके $30 का खर्चा कराया, अब आपके कह रहा है कि भाई मुझे पैसे वापस दे दो, तो अब वो अपनी लिमिट एक्सीड कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं आपकी रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस टू एम्प्लॉय, जब आप एम्प्लॉय को रीइंबर्समेंट कर रहे थे। अच्छा। अच्छा, देन आगे हमारे पास आती है बैंक मनीज रिसीव्ड, ठीक है, बैंक में अब पैसे कैसे आते हैं, कैसे रिसीव होते हैं, ठीक है। सबसे पहले होते हैं हमारे पास पेइंग इन स्लिप, जिसको हम कहते हैं अपनी डिपॉजिट स्लिप, ठीक है। डिपॉजिट स्लिप भी आप जब बैंक में कभी पैसे जमा करवाने गए तो आपको पता होगा डिपॉजिट स्लिप क्या होती है, ठीक है। अब उस डिपॉजिट स्लिप पे क्या होती है जी, द क्वांटिटीज ऑफ नोट एंड द कॉइन पेड, उस पर हम लिखा जाता है कि 5,000 वाले इतने नोट है, 1,000 वाले इतने नोट है, 10 वाले इतने नोट है, ठीक है। ई चेक पेड इन, ठीक है, चेक पेड जितने चेक्स होते हैं वो लिखे जाते हैं, ठीक है। द टोटल अमाउंट ऑफ पेड इन के, हम वही के 5,000 की इतनी अमाउंट है, ठीक है, और टोटल मिला के आपके 5,000 के 10 नोट है तो 50,000 की अमाउंट होगी, ठीक है। तो पेइंग स्लिप डिपॉजिट स्लिप कहते हैं, ठीक है, जिसे हम पाकिस्तान में तो बाहर इसे पेइंग स्लिप कहा जाता है। अब आगे उसने ये पेइंग स्लिप बना के दिखाई है, हमारी थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है इससे। सो इसको देख के नहीं, कोई नहीं, इसने फजूल बातें लिखी हैं इसमें, आगे चलते हैं। ये भी वही बात है, चेकिंग पेइंग स्लिप अगेंस्ट द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, आप कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ वेरीफाई करते हो, फिर आप पेइंग स्लिप अप्रूव करते हो।
The total amount of notes and coin entered into the paying and slip should agree with the total amount of note and coin counted from the cash register less any of the float retained for the next day. अब आप जब भी डिपॉजिट स्लिप करवाने जा रहे हो तो आपको ये ख्याल रखना है कि मेरे जो पैसे अमाउंट जो मैंने लिखी हुई है उसके ऊपर उतने ही पैसे मैं उसको दे रहा हूँ, ठीक है। और मैं अब कंपनी से वहाँ से कंपनी से देख के आया हूँ कि मुझे कल के लिए फ्लोट के अलावा बाकी सारे पैसे मैं जाके डिपॉजिट करवा रहा हूँ, ठीक है। एन इंडिविजुअल अमाउंट एंड द टोटल ऑफ द चेक आर एंटर्ड इनटू द पेइंग इन स्लिप। वही हमने कहा जी 5,000 के इतने नोट है, कितने नोट है, 10 नोट है तो उसकी 5,000 के 10 नोट है, और टोटल हमने लिख दिया नीचे जाके 50,000, ये भी लिखाना चाहिए, ठीक है। द अमाउंट एंटर्ड इन द टोटल ऑफ क्रेडिट कार्ड वाउचर शुड बी चेक अगेंस्ट द समरी ऑफ द एक्यूरेसी, ठीक है। क्रेडिट कार्ड वाउचर अगर आप ले रहे होते हो, ठीक है, बैंक से, तो उस पर भी आपको देखना चाहिए कि आप अमाउंट करेक्ट लिख रहे हो, ठीक है। सो ये कोई खास नहीं है इतना, बस थोड़ा रीड कर लेना एक बार। बैंक क्रेडिट कार्ड पेमेंट, वही बात। बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट आप किस तरह करते हो जी, हमने पहले ही पढ़ लिया है कि आप बैंक से आप जाते हो, जाके बैंक से क्रेडिट कार्ड हिस्ट्री बैंक आपको दे देता है मंथ के एंड पे। आप उससे उसकी फुल अमाउंट भी कर सकते हो, हाफ अमाउंट पे करोगे तो हाफ अमाउंट पे आपको बाकी अमाउंट पे इंटरेस्ट देना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बस, ठीक है, छोड़ो इस बात को, आगे चलते हैं। हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ सिक्योरिटी ऑफ मनी, कि पैसे को हैंडल किस तरह किया जाए। व्हेन टू पे मनी इनटू द बैंक, जब आप बैंक बैंक में पैसा डालते हो तो आपको क्या करना है, मनी शुड बी बैंक एज सुन एज पॉसिबल फॉर टू रीजन। बैंक में ना मनी जितनी जल्दी हो सके आपने पैसे बैंक में रखवा देना है, और उसकी रीज़न क्या है, इफ पेमेंट इज नॉट बैंक, अब अगर बैंक में ना रिक्वायर्ड तो इसमें चोरी होने का खतरा है, अगर आप प्रेमसेस में रखे रखोगे तो उसमें चोरी होने का खतरा है। देन पेइंग मनी इनटू द बैंक एज सुन एज पॉसिबल हेल्प टू कीप द बैंक ओवरड्राफ्ट लोअर। अच्छा, जब आप पैसे से जल्दी बैंक में दे दोगे तो आपका क्या होगा, आपके जो ओवरड्राफ्ट हैं, ठीक है, तो ओवरड्राफ्ट कम से कम होंगे और कम से कम आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये कुछ दो फीचर्स हैं इसमें कि आपने मनी पैसे बैंक में किस तरह रखवाने हैं, ठीक है। और अगर आपने मैनी ब्रांचेज ऑफ द बैंक हैव नाइट सेफ, हमें सेफ सिस्टम भी देती हैं, ठीक है। तो बस ये लिखा हुआ है, आगे छोड़ो। अच्छा, सिक्योरिटी मेजर्स क्या होते हैं जी, व्हेन मनी इज केप्ट इन ऑफिस, जब अगर आप ऑफिस में रखो तो क्या करो जी, इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप सिक्योर। फॉर एग्जांपल, अ लॉट ऑफ मनी इज केप्ट इन द ऑफिस ओवरनाइट, इट शुड बी केप्ट इन सेफ रेदर देन डेस्क ड्रॉर। अब हमें उस पैसे को डेस्क ड्रॉर में नहीं रखना, आप उठा के उसको किसी सेफ लॉकर में जाकर रखो। कम से कम आप अपनी तरफ से, जब चोरी होनी है वो तो होनी है, लेकिन कम से कम आप अपनी तरफ से सेफ्टी मेजर्स करके रखो कि मैंने पैसे ड्रॉर में नहीं छोड़े हुए थे, वैसे में खुले पैसे नहीं पड़े थे काफ़ी सारे, सो मैंने उसको एक ड्रॉर में रखा था। वो ड्रॉर ही चोरी हो गया वो एक अलग बात है, लेकिन आपने अपनी तरफ से सिक्योरिटी पूरी दिखानी है। नोट एंड कॉइन शुड नेवर बी लेफ्ट लाइंग ऑन द डेस्कटॉप। अब आपने ये नहीं देखना कि यार 10, 20 का 50 का नोट है या सिक्का पड़ा है तो इसको ड्रॉर में पड़ा रहना था, नहीं। इवन स्मॉल अमाउंट माइट बी स्टोलन, कुछ छोटी अमाउंट भी चोरी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, when an individual is given a task of taking the money into the bank in pay, physical safety of person should be considered। जब देखो आपने गौर किया होगा, जब भी आप अक्सर कभी आपने सिक्योरिटी की, बैंक की सिक्योरिटी की आपने गाड़ी देखी होगी, उस गाड़ी में अच्छे खासे सिक्योरिटी गार्ड बैठे होते हैं, 3, 4 सिक्योरिटी गार्ड, 5 सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उसमें। जब वो भी जिस भी बैंक में जाते हैं तो आप देखते हो कि एक गार्ड बाहर निकलता है, ठीक है, उसके पास गन होती है और दो बंदे और अपने पास पैसों के थैले लेके बैंक में जा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक सिक्योरिटी मेजर है कि जब भी आप पैसा बैंक की तरफ लेके जाओ, बैंक में लेके जाओ, तो बैंक में जाते वक्त भी आपको सिक्योरिटी मेजर्स रखने हैं, आगे आपके पास सिक्योरिटी गार्ड हो, आप एक ऐसे टाइम पर जाओ जहाँ पे लोगों के बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो, ठीक है। ज़्यादातर आपने देखा होगा बैंक की गाड़ियाँ शाम को 5 बजे या 6 बजे के बाद ही आती हैं। सो बाकी भी कुछ नहीं इसने खास इतना। हम्म। अच्छा, बैंक कौन कौन सी सर्विसेज ऑफर, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। सर्विसेज ऑफर्ड बाय द बैंक, बैंक कौन कौन सर्विस देगा, द रेंज ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द बैंक नॉर्मली इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। कुछ सर्विसेज इसमें इंक्लूड होती हैं, अब इसमें से कोई पेपर तो टेस्ट नहीं होगा बट फिर भी इसको पढ़ लो। करंट अकाउंट ऑपरेशन इंक्लूडिंग द चेक क्लियरिंग फैसिलिटी, प्रोविजन ऑफ लोन दे सकता है आपको, सेविंग अकाउंट खोलता है, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज देता है आपको, प्रोविजन ऑफ सेफ्टी ड्रॉज देता है आपको, फाइनेंशियल एडवाइसेस देता है आपको बैंक, ठीक है, बैंक से जाके। अच्छा, देन आगे उसने लिखा टेलीफोन, एक बार इसको पढ़ लेना, टेलीफोन एंड इंटरनेट बैंकिंग, वही आप अपने अकाउंट अपने मोबाइल से बैठ कर किस तरह पैसे ट्रांसफर करते हो, तो इसमें कोई खास बात नहीं है बस। और ना ये पेपर में इसमें से कोई इतना खचा खासा कोई टेस्ट होगा। सर्विसेज ऑफर्ड बाय द बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, अब बैंकिंग इंस्टीट्यूशन यूके में ना सर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं, ठीक है, वो भी आपको कुछ सर्विसेज देते हैं, मतलब एक किस्म के वो लोन्स के लिए ही होते हैं आपके। अच्छा, एक्सेप्टिंग सेविंग डिपॉजिट फ्रॉम द कस्टमर,
पैसे कस्टमर से पैसा एक्सेप्ट करते हैं, लैंडिंग मनी उन्हें उधार देते हैं, ठीक है। प्रोवाइडिंग मॉर्गेज फैसिलिटी। अब मॉर्गेज क्या होती है कि आप अपने किसी ज़मीन पर या किसी घर पर लोन ले रहे होते हो, ठीक है, इसे कहते हैं मॉर्गेज। आपने कुछ रखवा के आपसे आपने बैंक से सोने पर लोन ले लिया तो इसे मॉर्गेज कहते हैं कि आपने बैंक को कुछ दे के पैसा ले लिया, ठीक है। प्रोवाइडिंग लीजिंग एंड हायर परचेज फैसिलिटीज, और अपनी परचेज फैसिलिटीज बढ़ाते हो, ठीक है, बैंक से। एंड प्रोवाइडिंग फैक्टरिंग एंड इनवॉइस डिस्काउंटिंग रिसीव। अब फैक्टरिंग क्या होता है? अच्छा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ना, उनका काम ही ये होता है, उन्होंने रिकवरी करनी होती है। बट बिजनेस में ना, आप अभी आगे जाके इसके डिटेल भी पढ़ोगे एफआर में फैक्टरिंग की। सो इसका फैक्टरिंग का ये सीन है कि जब भी आपके ना बिजनेस के कुछ रिसीवेबल्स बैड डेट कर जाते हैं, मतलब बिजनेस अब उनके पीछे सारा सारा दिन भाग नहीं सकता। अब बिजनेस क्या करता है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के पास जाता है और उसको कहता है कि यार मेरे ना 10,000 के रिसीवेबल हैं, ऐसा करो आप ना इसको ना 7,000 में रख लो, एडजस्ट कर लो, और आप इनसे खुद जाके पैसे ले लेना, ठीक है। मैं उनको एक बार अलर्ट कर देता हूँ कि भाई आपके पैसे अब ये खुद ये बंदे रिकवर करेंगे, ठीक है। आप मुझे 7,000 रुपये दे दो और ये 10,000 के रिसीवेबल ले लो। अब वो इस मामले में एक्सपर्ट होते हैं, तो वो पैसे निकलवा लेते हैं लोगों से। तो इस तरह के बैंकिंग इंस्टीट्यूशन ये भी सर्विसेज देते हैं आपको। प्रोवाइडिंग लेटर ऑफ क्रेडिट ऑफ बिजनेस, मर्चेंट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंस एडवाइस टू द बिजनेस, ये सारी चीज़ें नॉर्मली आपने पहले पढ़ेंगे। सो बस ये है जी आपका चैप्टर का एंड। होप सो आपको समझ आ गई होगी, बाकी इसकी गेट कर लेना अच्छे से। सो कोई समझ ना आए तो मुझे क्वेश्चन फिर भेज देना, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।